हेलो भाइयों। तो कैसे हो? आपका स्वागत है द एस्पिरेंट में। तो आज भी हम लेकर आए हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि कई बार एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में भी आ चुका है। पहले भी आ चुका है और अब भी आएगा। और अभी भी आया था ये 2025 में जो सीजीएल हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया। देखने में थोड़ा टफ सा लगता है लेकिन है नहीं। आज हम इसके एकदम बेसिक से समझेंगे, इसका मतलब पोस्टमार्टम कर देंगे। इसके बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रेंगल विद एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉइन फॉर्म बाय रोटेटिंग द ट्रेंगल अबाउट इट्स हाइपोटेनस। यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज को उसके कर्ण के चारों ओर घुमाकर बनाए गए दोहरे शंकु का अनुमानित आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होनी चाहिए क्या, आपको पता होनी चाहिए ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ थ्योरम्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम है, उनको हम बताते हैं। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक बनाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। मान के चलो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने बी से, आपको पता होगा ये ए बी जो है ये परपेंडिकुलर यानी लंब है। बी सी जो है हमारा क्या है, बेस, बेस यानी आधार है। और ए सी जो है हमारा क्या है, हाइपोटेनस यानी कर्ण है। हाइपोटेनस क्या है, कर्ण है। हिंदी में से कर्ण बोलते हैं। तो आपको पता होगा अगर हमने बी से, एंगल बी से एक एल्टीट्यूड डाला सामने वाली साइड हाइपोटेनस ए सी पर, हमने हाइपोटेनस ए सी पर एक एल्टीट्यूड डाला, वो उसको नाम दे दिया हमने डी। उसको क्या नाम दे दिया, डी दे दिया। अब हमारी जो थ्योरम बनती हैं तीन, वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपको एक थ्योरम है ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा ए डी इंटू ए सी। दूसरी थ्योरम क्या है, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, सी डी इंटू ए सी। और एक थ्योरम बनती है अगर आपको बी डी की लेंथ पता करनी है, इस वाली बी डी की अगर आपको लेंथ पता करनी है, ये बी डी की अगर आपको लेंथ पता करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी थ्योरम लगाओगे, बी डी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी। ये वाली थ्योरम जो है आप तीनों थ्योरम को यूज में ले सकते हैं। ये वाली थ्योरम से हम किसकी लेंथ पता करते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। इससे हम इस ए डी की लेंथ पता करते हैं। दूसरी वाली थ्योरम बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी, इससे हम इसकी लेंथ पता कर सकते हैं। और बी डी से हम बी डी की लेंथ पता करनी है तो हमें क्या करना होगा, ए वी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ये हमें लगाना होगा। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें बी जो बोल रखा है, उसने क्या बोला है, बी जो है 90 डिग्री है। इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूं बार बार। इसको देखो, इसको किया हमने इरेज। अब चलते हैं, देखो क्या है, हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए बी जो है ना, ए बी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी हमने कितना माना, 5 सेंटीमीटर। बी सी जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमें अभी निकालना पड़ेगा ए सी। हमारा ए सी क्या है, ए सी आप निकाल सकते हैं। ए सी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं याद तो आपको ये थ्योरम लगाकर आपको हाइपोटेनस की लेंथ जो है निकालनी पड़ेगी, यानी ए सी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो ए सी की लेंथ आप डायरेक्ट सोच सकते हैं 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट होता है। ये आपको अगर याद है कि 5 12 13, तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई यहाँ पर, 13 आ गई। ए सी की लेंथ कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हम देखो, सबसे पहली थ्योरम का यूज करते हैं और हम
AD की लेंथ निकालते हैं। AD की लेंथ निकालते हैं और सबसे पहली थ्योरम का यूज करते हैं। तो हमें AD की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AD इंटू AC होता है। AD को यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ऐसा करते हैं, पहली थ्योरम निकालते हैं। देखो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AD इंटू AC होता है। AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AD इंटू AC होता है। AB कितना दे रखा है, 5 दे रखा है हमें। AB कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। AB यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। तो हमने 5 का स्क्वायर किया, 25 हो गया। AD इक्वल टू हमने x माना और AC इक्वल टू कितना आया हमारा, 13 आया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 25/13 हो गया। यानी कि यहाँ से हमने इस थ्योरम से AD की लेंथ कितनी निकाल दी, हमने 25/13 निकाल दी, 25/13 निकाल दी। दूसरी थ्योरम का यूज करते हैं, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, CD इंटू AC। इससे हम इस CD की लेंथ निकाल देंगे। ये जो CD है इसकी लेंथ, इसके बीच की जो दूरी है वो दूसरी थ्योरम से निकाल देंगे। तो BC इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, BC इक्वल टू 12 दे रखा है। 12 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 144 हो गया। CD हमने x माना और CD हमने y माना, CD हमने y माना, CD हमने y माना और AC इक्वल टू हमारा कितना है, 13 है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 144/13 हो गया। यानी कि CD की लेंथ कितनी आ गई, 144/13 आ गई। अब हम फाइंड करते हैं BD की लंबाई। तो BD की लंबाई फाइंड करने के लिए हम तीसरी थ्योरम का यूज करेंगे। तो VD इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, AB इंटू BC/AC। AB कितना दे रखा है हमें, AB जो हमें 5 दे रखा था और BC जो हमें 12 दे रखा है और AC जो हमें 13 दे रखा है, यानी 13 60/13। तो हमारी BD की लेंथ कितनी आ गई, 60/13। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि BD इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 60/13 आ गया। सबसे पहले हमने ये तीनों लेंथ जो है निकाल ली। अब क्या करते हैं, अब हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चालू करें। हमने ये तीनों लेंथ निकाल ली। अब निकालने के बाद इनको अब क्या करते हैं, अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोबारा से क्वेश्चन को करते हैं। ABC क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ये बन गया हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल है। B जो है 90 डिग्री है, AB जो है 5 सेंटीमीटर है, BC जो हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब उसने क्या कहा है कि इसके कर्ण के चारों ओर घुमाकर बनाए गए दोहरे शंकु का अनुमानित आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा। यानी कि इसने बोला है कि आपको क्या करना है, इसके ये जो हाइपोटेनस है ना, कर्ण है ना, इसको फिक्स कर देना है और इसको यहाँ से पकड़ के इसे रोटेट कर देना है, ऐसे इसे रोटेट कर देना है, इसे घुमा देना है इसके चारों ओर। आप जैसे ही इसे घुमा दोगे तो आपका 2 कोण बन जाएंगे, 2 कोण जुड़े हुए कोण बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। वो कोण जो है कैसे लगेंगे, बनने के बाद कैसे होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये कोण जो है कुछ ऐसे लगेंगे। पहले तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको हम जैसे ही रोटेट कर देंगे तो हमारे पास जो कोण बनेंगे ना वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। मान के चलो ये हमने कोण को रोटेट कर दिया और ये क्या है, हमारी A है और ये जो है हमारा B है और ये C है। इसको हम E पॉइंट दे लेते हैं, इसको E पॉइंट मानते हैं, E पॉइंट मानते हैं। अब हमने क्या कहा कि हमें कोण बनाना है, इसका कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ B से C तक एक सर्कल, ऐसे आधा सर्कल खींचेंगे। अरे B से C तक एक आधा सर्कल खींचा और एक सर्कल ऐसे खींचा। तो आपको अब यहाँ पर 2 कोण दिख रहे होंगे। एक कोण कौन सा दिख रहा होगा, कोण हमारा ABE हो गया और दूसरा कोण जो है कोण 1 जो है हमारा ABE हो गया और कोण 2 जो है हमारा कौन सा बन गया, कोण 2 जो है हमारा BC और E हो गया, CBE हो गया, सॉरी। दूसरा कोण जो बन गया हमारा वो क्या बन गया, CB और E। ये हमारा दूसरा कोण बन गया। हमें यही पूछा है कि हमें इनका क्या निकालना है, हमें इनका वॉल्यूम निकालना है। तो कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोण के वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 πr² होता है, 1/3 πr² होता है। अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों कोण को
जो कॉइन ABE है और CBF है, इनको मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ। मैं इनको क्या करता हूँ, अलग अलग करता हूँ ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आए। हम कॉन ABE को बनाते हैं। देखो यहाँ पर देखो कॉन ABE, ऐसे करके कौन ABE है, ABE। और ये दूसरा कौन जो है हमारा, मान के चलते हैं ये दूसरा कौन है हमारा CBF। दूसरा कौन सा है हमारा CB और E, CBE है। दूसरा कौन भी हमारा CBE है। ये दोनों कौन अलग कर लिए मैंने। अब एक चीज़ देखो, हमने B से लेकर D माना था, यहाँ से B से D, ये हाइपोटेनस पे कोई BD था, माना था ना हमने। जब पहले यहाँ पर निकाला है हमने BD, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये BD थी। तो ये क्या हो गई, ये BD कुछ ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। और ये देखो A से D तक, A से D तक ये लाइन नहीं होगी, A से D तक ये लाइन नहीं होगी। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें भी B से D तक ये होगा, B से D तक ये रेडियस होगी इसकी। और ये क्या है हमारी, ये C से D तक है, C से D तक ये वाली लाइन है, और ये A से D तक ये वाली लाइन है, ये इसका रेडियस हो गया। रेडियस दोनों का बराबर है। यहाँ से क्या पता चला, BD जो है हमारा क्या है, रेडियस है, और रेडियस दोनों का बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर H2। हम क्या करते हैं, इसमें से 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 पाई R स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो H1 प्लस H2 हो गया, H1 प्लस H2 हो गया। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये AD है ना, AD। ये कौन बन की हाइट देखो, ये कौन बन की हाइट क्या है, हाइट क्या है, AD है। और AD की वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर निकाली थी, वो क्या थी हमारी AD की वैल्यू, यहाँ पे देखो हमने ऊपर जो है AD की वैल्यू निकाली थी। AD की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, 25/13 आ रही थी। तो AD की वैल्यू कितनी है, 25/13 है। यानी हाइट 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 25/13 हो गई। तो 1/3 पाई R स्क्वायर 25/13 प्लस H2 क्या है हमारा, H2, ये H2 है। H2 क्या है हमारा, CD क्या है हमारा, H2 है। और H2 यानी CD की लेंथ कितनी आई थी, 144/13 आई थी। कितनी आई थी, 144/13 आई थी। इन दोनों को ऐड करना है। 13 हमने क्या किया, एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड किया तो 169 आया। 13 से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। 13 से कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर 13, पाई R स्क्वायर 13। अब देखो ये B से लेकर D तक ये BD, और यहाँ पे भी ये BD, यानी कि R जो है, रेडियस जो है दोनों कोण की सेम है। रेडियस जो है दोनों कोण की क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। और BD की लेंथ हमने कितनी निकाली थी ऊपर, BD जो हमने निकाली थी वो 60/13 निकाली थी। कितनी निकाली थी, 60/13। अब यहाँ पर रेडियस की जगह पर हमें कितना डाल देना है, 60/13 डाल देना है। यानी रेडियस कितनी है हमारी, 60/13। तो 1/3 गुणा 22 पाई की जगह पे हमें 3.14 यूज करते हैं। R स्क्वायर 60/13 गुणा 60/13 गुणा 13, ये जो 13 है ये यहाँ पर लिख दी हमने। 13 से 13 को काट दिया, 3 से ये 20 बार जाएगा। अब देखो 20 का गुणा 60 में करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगा दो 12 के पीछे, तो 3.14 गुणा 1200/13। अब आपको क्या करना है, 1200 में यहाँ पे देखो ऊपर देखो 1200 में हम 3.14 का गुणा करें तो कितना आएगा, 0.084 0.021, फिर गुणा करना है 0.063 0.084 और 2 6 7 3, कितना आया 1200 का गुणा अगर हम 3.14 में करेंगे तो कितना आएगा 3768। अब इसमें हमें 13 से भाग दे देना है। अब देखो 3 7 6 8, इसमें हम 13 से भाग देंगे तो 32 जा कितना होता है 26 होता है, 116 आया। अब ये कितनी बार जाएगा, 13 8 कितना होता है 104 होता है, और 13 निम्मा 117 होता है। 13 निम्मा 117 होता है यानी वो ज़्यादा है, तो 13 8 104 हो गया। 2 1 उतार लिया यहाँ पर 8, 13 निम्मा कितना हो गया 117 हो गया। कितना हुआ 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगा के हमने 0 उड़ाया, 0 लगाया, 13 8 कितना हुआ 104 हुआ। यानी कि कितना आया हमारा, इसे काटने के बाद 289.8 समथिंग आया, 8 समथिंग आया, 279.8 आया। अब ऑप्शन की ओर चलो, यहाँ पे क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला है
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा, अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आ रहा है 289.8। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर वी जो है हमारा राइट आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर वी जो है हमारा 290, ये जो हमारा 289.8 के समथिंग ही है, क्योंकि अभी इसे आगे भी सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा जो कि 289 के एग्जैक्ट पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। अभी यहाँ पर वीडियो समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज का बोनस क्वेश्चन तो रह ही जाएगा। ये है आज का एक बोनस क्वेश्चन जो आपको करना है। इसको भी बताता हूँ, ये बोनस क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, 400 नाशपाती 1230 प्रति सैकड़ा, यानी कि 1230 में वो 100 नाशपाती खरीद रहा है। 100 नाशपाती कितने में खरीद रहा है? 1230 रुपये में खरीद रहा है। तो 400 नाशपाती हैं, 1230 नाशपाती 100 रुपये, 1230 की 100 नाशपाती खरीदी हैं के हिसाब से खरीदी गई और 980 के मुनाफे पर बेची गई। प्रति नाशपाती दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो 1230 की उसने 100 नाशपाती खरीदी है, तो 400 नाशपाती कितने की खरीदेगा वो? 1230 में हम डायरेक्ट 4 से गुणा कर देंगे, 4 जीरो हो गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9 1, यानी कि उसे जो है 400 नाशपाती जो है कितने की पड़ेंगी? 4,920 रुपये की पड़ेंगी। उसने क्या बोला है, उसने यहाँ पर बोला है उसे 980 रुपये का मुनाफा होता है। उसने ये 400 नाशपातियाँ बेची, उसे 980 रुपये का फ़ायदा और हुआ, यानी फ़ायदा को भी ऐड किया हमने। 0 8 9 10 9 9 18 19 4 और 1 5, यानी उसने जो 400 नाशपातियाँ हैं वो कितने की बेच दी? 5900 रुपये की, 5900 रुपये की उसने बेच दी। हमें क्या पूछा है? प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखो एक दर्जन में कितनी नाशपाती होती है? एक दर्जन में कितनी नाशपाती होती है? 12 नाशपाती होती हैं। हमें पूछा है 12 नाशपातियों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखो हमें एक 400 नाशपातियों का मूल्य कितना दे रखा है? 5900 दे रखा है, 5900 दे रखा है, 5900 दे रखा है। एक नाशपाती का मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5900 अपॉन 400 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो हमारे पास एक नाशपाती का मूल्य कितना आ गया? 59/4 आ गया। कितना आ गया? 59/4 आ गया। हमें कितने का निकालना है? 12 नाशपातियों का निकालना है, तो गुणा हमने कितना क्या किया? 12 का कर दिया। 4 से इसको 3 बार काटेंगे और 3 का गुणा 59 में करेंगे। 3 9 27, 2 3 5 15 और 2 17, कितना आ गया? 177 आ गया। यानी 12 नाशपातियों का मूल्य कितना हो गया? 177 रुपये हो गया, जो कि हमारा किस में है? जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो कमेंट में करना है, आज का आपके लिए क्वेश्चन ये है, इस वीडियो का जो क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है, वो ये क्वेश्चन है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट में दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।